हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे एमएमई 1 में चैप्टर 3 के सेकंड क्लास में है हम लोग। चैप्टर 3 के फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन देखा था विदाउट यूजिंग डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का यूज उसमें नहीं था, वही परफेक्ट स्क्वायर बना करके फिर समथिंग प्लस किया आता है। फिर ए अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमा, ए अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा। फिर उसके बाद से हमने एक मोनोप्ली का एग्जाम्पल किया था जिसमें टोटल 8 सब पार्ट्स थे, वो सारे पार्ट्स हमने कर लिए। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि हर क्लास में आप रिवाइज करके बैठो तो और बढ़िया से समझ में आता है। तो एक मैंने कोकोआ शिपिंग वाला आपको दिया था होमवर्क, पेज नंबर कौन सा था, 99। एडिशन अलग अलग में हो सकता है, आगे पीछे थोड़ा बहुत हो, लेकिन पेज नंबर 99 पे था कोकोआ शिपिंग वाला। तो इस क्वेश्चन को बच्चे करते हैं। सबने किया है? किस किस ने ट्राई किया है? किसी ने नहीं ट्राई किया? चलो देखो, पेज नंबर 99 आप अपनी रीडिंग से निकाल लेना, उसमें एक ही क्वेश्चन ही है ये। इफ अ कोकोआ शिपिंग फर्म सेल्स क्यू टन्स ऑफ कोकोआ इन इंग्लैंड। कोकोआ आपको पता है ना, चॉकलेट का जो इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट पे प्लांट होता है और चॉकलेट का जो हार्ड क्रस्ट टाइप का सीड होता है, दैट इज कॉल्ड कोकोआ। कोकोआ के अंदर में ही ये चॉकलेट के सीड्स होते हैं, कॉफी बीन्स होते हैं, ये सब होते हैं। तो क्यू टन्स ऑफ कोकोआ इन इंग्लैंड, द प्राइस रिसीव्ड इज गिवन बाय, ये कौन सा प्राइस है? प्राइस रिसीव्ड जो है ये कौन सा प्राइस है? ये कौन सी प्राइस हमें पहली वाली प्राइस दे रखी है? तो डेट इज सेलिंग प्राइस, क्योंकि वो प्राइस रिसीव कर रहा है। जो प्रोड्यूसर है, शिपिंग फर्म है, वो प्राइस रिसीव कर रहा है, यानी वो आर्टिकल को सेल कर रहा है। तो दिस इज सेलिंग प्राइस। P इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस 1/3 इंटू क्यू। ये पर आइटम है, मतलब पर क्वांटिटी है। क्वांटिटी को किस चीज में मेजर किया है? क्यू टन में मेजर किया है ना, तो पर टन के हिसाब से, पर टन ऑफ क्वांटिटी, per ton of quantity. On the other hand, if it buys Q tons from its only source in Ghana, यही शिपिंग फर्म बेच रहा है तो इस प्राइस पे, लेकिन ये जब खरीद करके मंगा रहा है, when it is purchasing, the price it has to pay, अब फर्म भी प्राइस पे कर रहा है, हमेशा फर्म को प्राइस मिल नहीं रहा, मिलने का तो लिख लिया। अब what it is paying, तो कॉस्ट प्राइस, P is equal to alpha 2 plus 1/6 into Q, ये भी पर टन ही है। The price it has to pay. It cost Gamma per ton to ship cocoa from its supplier in Ghana. अच्छा, एक एडिशनल कॉस्ट भी लग रहा है। शिपिंग कॉस्ट कितना है? शिपिंग कॉस्ट इज गामा पर टन। इस शिपिंग कॉस्ट में सब कुछ होगा, ऑर्डर प्लेस करना, मंगाना, भाड़ा खर्चा देना, फिर कोई गोडाउन में रखना, ये सब शिपिंग कॉस्ट में आ गया। टू इट्स कस्टमर इन इंग्लैंड, इट्स ओनली मार्केट, इसका एक ही मार्केट है, इंग्लैंड का कस्टमर। द नंबर अल्फा 1, अल्फा 2 एंड गामा आर ऑल पॉजिटिव, ये सब हमें पॉजिटिव दे रखे हैं। एक्सप्रेस द कोकोआ शिपर्स प्रॉफिट एज अ फंक्शन ऑफ क्यू, द नंबर ऑफ टन्स शिप्ड। तो अब आप मुझे बताओ कि प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू, यस, रेवेन्यू किससे निकलेगा? सेलिंग प्राइस से निकलेगा। रेवेन्यू किससे निकलेगा? सेलिंग प्राइस से निकलेगा ना। ये पर टन के हिसाब से दिया, और अगर हमने शिपमेंट क्यू टन की हुई है, क्यू टन से कितना रेवेन्यू जनरेट होगा? दिस इंटू क्यू, यानी क्यू इंटू अल्फा 1 माइनस 1/3 इंटू क्यू। समझ में आ रहा है बात? क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस कॉस्ट, ये भी पर टन ही है, इसमें भी हम लोग अल्फा 2 प्लस 1/6 क्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्यू से। समझ में आ गई बात? ये टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज द प्रॉफिट। ये आ गया अल्फा 1 क्यू, लेकिन कुछ और भी तो प्राइस पे कर रहे हैं ना, और किस चीज में हमारा पैसा लग रहा है? यस,
तो शिपिंग पर टन के हिसाब से गामा, तो गामा इंटू क्यू भी माइनस होगा, प्रॉफिट में से गामा क्यू भी जाएगा। तो अल्फा 1 क्यू माइनस 1/3 क्यू स्क्वायर माइनस अल्फा 2 क्यू माइनस 1/6 क्यू स्क्वायर माइनस गामा क्यू। -1/3 और -1/6 दोनों मिलकर के कितने हो गए? रफ में कर लें। 1/3 1/6 एलसीएम तो दिख ही रहा है 6, 3 2 जा और 1, 3/6 यानी 1/2। तो लिख लेते हैं -1/2 क्यू स्क्वायर -1/2 क्यू स्क्वायर, और क्यू देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो क्यू के साथ आ जाएगा अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा इंटू क्यू। दिस इज प्रॉफिट फंक्शन। तो एक्सप्रेस द कोकोआ शिपर्स प्रॉफिट एज अ फंक्शन ऑफ क्यू, द नंबर ऑफ टन्स शिप्ड। कर दिया हमने फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में एज्यूमिंग दैट अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा इज ग्रेटर देन 0। उन्होंने कहा कि आप ये एज्यूम कर लो कि दिस इज पॉजिटिव। फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग शिपमेंट ऑफ कोकोआ। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग शिपमेंट करना है। तो देखो तो जरा, पाई इज इक्वल टू -12 कॉमन लेंगे, -12 जो इसका कोफिशिएंट है उसको कॉमन ले लेते हैं, क्यू स्क्वायर, फिर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा इंटू क्यू। अब 2 और क्यू को छोड़ करके जो बचता है उसका स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा का होल स्क्वायर, फिर एक बार उसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब बताएं जरा कि ये तीन टर्म मिलकर के क्या हो जाएंगे। यस, क्यू माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा का होल स्क्वायर, और ये नेगेटिव दोनों मिलकर के हो गए पॉजिटिव, 1/2 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा का होल स्क्वायर। दिस इज प्रॉफिट फंक्शन पाई। दिस इज प्रॉफिट फंक्शन पाई। अब बताएं कि इसका कोफिशिएंट क्या है, क्वाड्रेटिक वाले का माइनस है ना, तो मैक्सिमम एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे? मैक्सिमम एग्जिस्ट। एंड मैक्सिमम पाई कितना हो जाएगा? मैक्सिमम पाई इज दिस क्वांटिटी। मैक्सिमम पाई इज 1/2 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा होल स्क्वायर एट क्यू इज इक्वल टू, जब क्यू की वैल्यू ये हो जाएगी अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा, तो ऑप्टिमम लेवल का प्रॉफिट भी आ गया और ऑप्टिमम लेवल का क्वांटिटी भी आ गया। ऐसी क्वांटिटी जिस पे मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिलेगा। तो बी पार्ट में पूछा हुआ है फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग शिपमेंट ऑफ कोकोआ। दिस इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग शिपमेंट ऑफ कोकोआ। व्हाट हैपेंस इफ, बी पार्ट में ही पूछा हुआ है, इफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस गामा इज लेस देन इक्वल टू 0। अब जल्दी कोई बताओ क्या हो जाएगा इस केस में? क्यों? क्योंकि क्वांटिटी में अभी हम लोगों ने देखा यही चीज यहाँ है। अगर ये नेगेटिव होने लगा तो इट इम्प्लाइज दैट कि क्वांटिटी नेगेटिव होने लगेगा। नॉट फिजिबल या नॉट इकोनॉमिक सेंस भी लिख सकते हो, नॉट फिजिबल। सो शट डाउन पॉइंट, वी हैव टू जस्ट शट द बिजनेस, तो शट डाउन पॉइंट। थोड़ा भी मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी इंट्रैक्शन हमें कंटिन्यू नहीं करना है। सो दिस वाज बी पार्ट। सबको आ रहा है समझ में? जिनको भी नहीं समझ में आ रहा पूछेंगे बच्चे। और जो आज ही फर्स्ट डे क्लास में बैठे और आपने इसके पीछे वाला लेक्चर नहीं लिया हुआ तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा ये मान करके चलो कि जब आप फर्स्ट क्लास लोगे तब दोबारा जब सेकंड क्लास लोगे ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो दिस इज द शट डाउन पॉइंट। अब सी पार्ट, सी पार्ट में दे रखा है सपोज द गवर्नमेंट ऑफ घाना इम्पोजेज एन एक्सपोर्ट टैक्स ऑन कोको ऑफ टी पर टन। तो टैक्स का रेट क्या दे रखा है? टैक्स रेट इज इक्वल टू टी पर टन। तो बताएं कि न्यू प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा? मैंने इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन में बता दिया था ना। इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन में क्या बताया था कि जब हमारा एक्साइज टैक्स होगा
तो टी पर टन के हिसाब से दिया होगा, और जब सेल्स टैक्स होगा तो रेवेन्यू पे परसेंटेज के हिसाब से दिया होगा। तो यहाँ पर टी पर टन दिया हुआ है, परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है, टी परसेंट नहीं दिया हुआ है। दैट मीन्स इट इज एक्साइज टैक्स। बगल में आप लोग लिख लें एक्साइज टैक्स। तो प्रॉफिट फंक्शन बन जाएगा ओल्ड प्रॉफिट माइनस टी इंटू क्यू। ओल्ड प्रॉफिट फंक्शन कहाँ है? ओल्ड प्रॉफिट फंक्शन इज दिस वन। तो माइनस हाफ क्यू स्क्वायर, फिर है प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस गामा। अब इस बार माइनस टी भी हो जाएगा, क्योंकि माइनस टी क्यू करेंगे और फिर जब क्यू को कॉमन लेंगे तो माइनस टी अंदर में ब्रैकेट में आ जाएगा। क्लियर बच्चे? ये हो गया हमारा नया प्रॉफिट फंक्शन। फाइंड द न्यू एक्सप्रेशन फॉर द शिपर्स प्रॉफिट एंड द न्यू क्वांटिटी शिप्ड। अब न्यू क्वांटिटी शिफ्ट भी निकालना है, इतना ही पे खत्म नहीं करना हमें। देखिए बच्चे, कुछ बच्चों ने तो निकाल लिया होगा, जिन्होंने नहीं निकाला वो लोग ध्यान दें कि पाई एन न्यू प्रॉफिट फंक्शन आ गया। इसमें से आप -1/2 कॉमन ले लोगे तो यू विल गेट क्यू स्क्वायर -2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस गामा माइनस टी इंटू क्यू। अब इसी चीज़ का होल स्क्वायर एक बार ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस गामा माइनस टी का होल स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस गामा माइनस टी का होल स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा ये? माइनस हाफ। ये तीन चीज़ों की क्या एक्सप्रेशन आ जाएगी? क्यू माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस गामा माइनस टी का होल स्क्वायर। अब ये -1/2 और ये माइनस मिल करके 1/2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस गामा माइनस टी का होल स्क्वायर। तो फिर से बच्चे कोफिशिएंट इस बार क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा? सिंस -1/2 is less than 0, so maximum exist। बताओ प्रॉफिट फंक्शन मैक्सिमम कितना हो जाएगा? मैक्सिमम मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी 1/2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस गामा माइनस टी का होल स्क्वायर। और किस लेवल पे? तो एट क्यू इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस गामा माइनस टी। यही है हमारा क्वांटिटी, क्योंकि इसी क्वांटिटी पे जो है ये क्यू पूरे एक्सप्रेशन को क्या करेगा? 0, एंड दिस होल विल बी आवर मैक्सिमम प्रॉफिट। क्लियर बच्चे? ये अभी हमने सी पार्ट निकाला, अब डी पार्ट पे चलते हैं। नाउ सी, तो पाई एन मैक्सिमम हो गया 1/2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस गामा माइनस टी का होल स्क्वायर। अब डी पार्ट पे आ रहे हैं। कैलकुलेट द गवर्नमेंट्स एक्सपोर्ट टैक्स रेवेन्यू एज अ फंक्शन ऑफ टी and advise it on how to obtain as much tax revenue as possible। तो अब गवर्नमेंट का टैक्स हमें देखना है, तो लेट कैपिटल टी बी दी गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, देन capital T is equal to T into Q, where Q is optimum level। ऑप्टिमल लेवल यही है Q, जो हमें पुट करना है। तो T इज इक्वल टू T इंटू जो टैक्स वाला आता है ना प्रॉफिट फंक्शन, उसमें आप कहोगे कि मैम ऑप्टिमम लेवल तो ये भी था, कहाँ गया? ये भी था, एक पार्ट कहाँ गया? मैम ऑप्टिमम लेवल तो ये भी था, आपने इसको क्यों नहीं डाला? तो इसमें टैक्स नहीं है ना। टैक्स लगने के बाद जो ऑप्टिमम लेवल आएगा ना, उसी को पुट करेंगे हम लोग टैक्स रेवेन्यू में। तो यहाँ पर बच्चे पुट कर देंगे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस गामा माइनस टी। आप लोग स्टेप्स पे ध्यान दें, क्योंकि कोई न्यूमेरिकल भी आएगा तो उसमें यही 4 क्वेश्चंस बनते हैं, इससे ज़्यादा बनते ही नहीं है। तो टी इज इक्वल टू आ गया अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस गामा इंटू टी माइनस टी का स्क्वायर। अब देखना डी टी बाई, सॉरी डिफ्रेंसिएशन तो करना नहीं है, वैसे आप डिफ्रेंसिएशन भी कर सकते हो। अब मैक्सिमाइज करना है इसको, तो t इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस गामा इंटू 2। अब इसी में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, और सेम चीज़ एक बार क्या करेंगे?
होल स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस गामा बाई 2 का होल स्क्वायर। नाउ सी t इज इक्वल टू माइनस, ये तीन टर्म का क्या हो गया, t माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस गामा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस गामा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो अब बताना बच्चे ये कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव के केस में क्या एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमम। मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू विल बी ओनली दिस टर्म अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस गामा बाई 2 का होल स्क्वायर, और वो भी किस पे, एट, जब हम एक्साइज टैक्स को फिक्स कर देंगे दिस मच क्वांटिटी, टी इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस गामा बाई 2। क्लियर बच्चे? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, कोई न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब बच्चे हम लोग करेंगे क्यूबिक फंक्शन, मतलब क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन खत्म हो गया। अब चैप्टर 3 में छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, 2-3, उनको करना और चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लिखना आप लोग क्यूबिक फंक्शन। अच्छा, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक फंक्शन। 9th-10th छोड़ दो, सभी बच्चे तो 12th करके आए हो ना, तो 11th-12th में भी पढ़ा होगा पैराबोला में। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करते हैं, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज दिस टाइप ऑफ पैराबोला। अब ये c आ गया तो कहीं और से शिफ्ट कर जाएगा, ये पैराबोला बन गया। अब इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 आप करते हो एंड वी गेट 2 रूट्स, क्या क्या हो सकते हैं सिचुएशन, 2 रूट्स हमें मिल सकते हैं। तो कुछ ऐसे कट कर रहा होगा, 1 रूट और 2 रूट। पैराबोला दो जगह पे इंटरसेक्ट करोगे, क्योंकि रूट का मतलब होता है एफ एक्स इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट हैं, कर्व के कौन कौन से पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, दीज वैल्यूज ऑफ एक्स आर कॉल्ड रूट्स। तो 2 रूट्स मिल सकते हैं, सिंगल रूट भी मिल सकता है क्या बच्चे, बिल्कुल मिल सकता है, अगर रिपीटेड हुआ तो, जैसे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, सिंगल रूट रिपीटेड रूट मिल जाएगा हमें, रिपीटेड रूट्स, ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है नो रूट्स, मतलब कोई भी रियल नंबर नहीं मिल रहा, हो सकता है इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे, हो सकता है क्या होगा ही इमेजिनरी रूट्स होगा 2-2। आपको कुछ ऐसे याद है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 4x बी स्क्वायर माइनस 4ac 5, ठीक है, प्लस 5। अब देखो जब इसका रूट आप निकालने चलोगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 3 12 5 60 अपॉन 2a, बताना ये कितना आ जाएगा, 16 माइनस 64, 10 जाता तो 50 बचता 44, तो रूट 44, और वो भी नेगेटिव के साथ, तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे, आयोटा। समझ में आई बात, इसके साथ लगा देंगे आयोटा, और ये हो जाएगा रूट अंडर माइनस 44/6। तो देखना जरा, रूट अगर कॉम्प्लेक्स रूट आ जाता है तो ये याद रखना। अच्छा, अगर मैंने आयोटा बाहर में लगा दिया तो फिर अंदर माइनस नहीं दिखेगा, अपॉन 6, और x इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस आई रूट 44/6। तो जो 2 रूट आपको नहीं दिख रहे हैं ना, इस वाले केस में एक्स एक्सिस पूरा खाली निकल गया, इसका मतलब है दोनों इमेजिनरी रूट्स होंगे उसके, दोनों कैसे रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो आप लोग एक नोट लिख लें, अभी जो मैंने बताया कि इमेजिनरी रूट्स हमेशा कंजुगेट पेयर में होता है। कंजुगेट पेयर बोले तो -4/6 प्लस आयोटा रूट 44, इधर क्या है -4/6 माइनस आयोटा रूट 44। तो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों के बीच में प्लस है और यहाँ पर इन्हीं दोनों के बीच में क्या है, माइनस है। पढ़ा था 11th-12th में, याद है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो इसी का कंजुगेट क्या हो जाता था, ए माइनस आयोटा बी।
तो अब आपको एक नोट लिखना है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर आपको नहीं पढ़ना है। नोट लिख लें कि इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर। इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, और इन पेयर ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स के जैसा ये हमेशा पेयर में होगा, यानी इमेजिनरी रूट्स 2 हो सकते हैं, या फिर 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। ऑड नंबर नहीं होगा कभी भी, ठीक है, कि हमेशा पेयर में ही आएगा। अब मैंने आपको बता दिया कि क्यों पेयर में आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला में एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, तो दोनों पेयर में आना ही आना है हर बार। अब मान लो कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x भी माइनस 4ac3 कर दिया, या +3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर x आप निकालोगे तो -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो देखना इस रूट को किस टाइप का, क्या नेचर होगा इस रूट का, कोई बता सकता है मुझे? जैसे यहाँ आयोटा वाले को हम लोग कॉम्प्लेक्स रूट बोलते थे, वैसे यहाँ बिना आयोटा और रूट अगर रह जाता है तो इसको किस नाम से बोलना चाहिए? नहीं, इरैशनल रूट्स। क्या बोलेंगे इसको? इरैशनल रूट्स, क्योंकि इसका रूट हम रिमूव नहीं कर पाए। रूट 13 इज एन इरैशनल नंबर ना, इसलिए इसको इरैशनल रूट्स बोलेंगे। तो अब आपको जान करके अब कोई हैरानी नहीं होगी कि हमेशा पेयर में आएगा, क्योंकि एक अगर -5 प्लस रूट 13/2 आ गया तो दूसरा -5 माइनस रूट 13/2, ये भी हमेशा पेयर में होगा। कौन सा? इरैशनल रूट्स। नोट 2 में आप लोग लिखें, irrational roots always occur in pair. Irrational roots always occur in pair. चलो, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स हो गया, इरैशनल रूट्स हो गया, और अब कुछ और बातें बतानी है। मान लो अब क्यूबिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, क्यूबिक फंक्शन, हेडिंग देना क्यूबिक फंक्शन। नोट एक और आना बाकी है, अभी आगे बताएंगे। क्वाड्रेटिक फंक्शन में मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं? 2 ना, 2 ही जगह कट करेगा, 2 से ज़्यादा थोड़ी करेगा। तो क्यूबिक फंक्शन में मैक्सिमम कितना रूट्स हो सकता है? यस, मैक्सिमम 3 रूट्स होंगे इसके। तो क्या क्या सिचुएशन हो सकता है इसके ग्राफ का, ध्यान से देखो। कोई भी ग्राफ 3 बार कट कर रहा होगा, 1 2 3, 3 रूट्स है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, सब एक दूसरे से अलग है। कभी कभी क्यूबिक फंक्शन का कर्व ऐसा आ जाएगा, ए बी, तो 2 ही रूट तो नहीं होंगे रियल रूट, तो b is repeated root, b is repeated root, that is a b b, ये तीनों रूट्स होंगे इसके, ठीक है। कभी कभी क्यूबिक फंक्शन कट ही नहीं करेगा, नहीं कट करेगा। अच्छा एक बात बताना, क्या ऐसा हो सकता है कि क्यूबिक फंक्शन ऊपर ऊपर ही निकल जाए, कभी भी एक्स एक्सिस को कट करे ही ना? हम उसे एक्सटेंड कर रहे हैं दोनों साइड। तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस समथिंग समथिंग, इट हैज 3 रूट्स। अगर इसमें इमेजिनरी रूट्स आ गए, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर इसमें इमेजिनरी रूट्स आने लगा तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं? नहीं, 3 कैसे? इमेजिनरी रूट्स के लिए हमेशा पेयर होना जरूरी है। 2, मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं। इफ इमेजिनरी रूट्स अकर, if imaginary roots occur, it may be up to 2। तो 2 इमेजिनरी रूट्स हैं, तो थर्ड क्या होगा?
रियल रूट। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब एक क्वेश्चन का जवाब देना। अगर मैंने fx ले लिया x टू द पावर 9 डिग्री का, ऐसे समथिंग समथिंग समथिंग, इसके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है रूट्स के होने की, जल्दी बताओ। अगर 9 है, चलो पहले 8 का बता देते हैं फिर 9 का बताएंगे ना। 8 तो इवन है, हो सकता है कि ऑल आर रियल रूट्स। पहला केस क्या हो सकता है, ऑल आर रियल रूट्स, पूरे के पूरे 8 जो हैं वो क्या हो जाएंगे, रियल रूट्स हो जाएंगे। या फिर अगर इमेजिनरी रूट आने लगा तो 2 इमेजिनरी और 6 रियल, 6 रियल, या फिर 4 इमेजिनरी एक्सक्यूज मी, तो 4 इमेजिनरी, तो कितने बच जाएंगे, 4 रियल। और क्या क्या चांसेस हैं, 6 इमेजिनरी तो 2 रियल, या फिर 8 इमेजिनरी तो 0 नंबर ऑफ रियल रूट्स। समझ में आ रही है बात। तो इवन फंक्शन में, इवन पॉलिनोमियल में देयर मे बी अ केस कि उसके पास कोई भी रियल रूट ना हो। अगर सारे के सारे इमेजिनरी हो गए तो पूरा पेयर इमेजिनरी में एडजस्ट हो जाएगा और कोई भी इसके पास रियल रूट नहीं होगा। लेकिन वहीं एक तरफ अगर हम लोग ऑड डिग्री का ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 9 प्लस समथिंग समथिंग, तो इसमें ऑल रियल रूट्स तो होंगे ही, कभी कभी 9 के 9 रियल रूट्स ही हो जाए, या फिर 2 इमेजिनरी एंड 7 रियल, फिर 4 इमेजिनरी एंड 5 रियल। मैंने 3 इमेजिनरी क्यों नहीं लिया, कोई बच्चे बताओगे मुझे। क्योंकि 3 एक पेयर्ड नंबर नहीं है, तो गलत हो जाएगा। 3 तो कभी होगा ही नहीं, या तो 2 होगा या फिर 4 होगा। 6 इमेजिनरी, तो फिर कितना रियल, 3 रियल, फिर है 6 इमेजिनरी। 6 इमेजिनरी के बाद 8 इमेजिनरी, ज़्यादा से ज़्यादा 8 हो सकता है, तो 1 रियल तो मिलेगा ही। यानी ऑड डिग्री में, ऑड डिग्री में कोई ना कोई एक, कम से कम एक रियल रूट तो जरूर होगा। देखो ना, 1 रियल भी हो सकता है, 3 रियल हो सकता है, 5 रियल हो सकता है, या फिर 7 रियल हो सकता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे नोट में, इसको लिखेंगे हम लोग नोट में। तो नोट में लिखना, तो यहाँ पर बच्चे एक नोट जो लिखवा रहे थे वो जरा नोट आप लोग लिखना कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हैज at least one real root, has at least one real root। ये हम लोग एक बार और प्रूव करेंगे जब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे ना चैप्टर 7 में, वहां पर इसको लिमिट अप्रोच से प्रूव करेंगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे क्या आता है और प्लस इन्फिनिटी पे क्या आता है, ऑपोजिट साइन आता है, के बीच में रूट होगा। तो ये यही क्वेश्चन और डिग्री वाला प्रूव करेंगे हम लोग चैप्टर 7 में भी। अभी जितना नॉलेज है, जितना बेस है, उसके हिसाब से हम लोग इतना ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, तीनों नोट हो गया। अब क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया। अब आप लिखिए जनरल पॉलिनोमियल ऑफ, जनरल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, जनरल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ nth डिग्री। तो ध्यान से देखें, जनरल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ nth डिग्री, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स एन माइनस 1 ए एन माइनस 2 एक्स टू द पावर एन माइनस 2। तो ये कहलाता है लाइक दिस वे, लास्ट में आ जाएगा a1x प्लस ए नॉट। इट्स सिंपली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, इसको हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए इसी चीज को हम लोग जीरो से इक्वेट कर देंगे।
पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए नाउ सी पॉलिनोमियल इक्वेशन इसमें है बच्चे, ध्यान से देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो इट विल बी पॉलिनोमियल इक्वेशन, यानी ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन से लेकर के ए नॉट इज इक्वल टू 0। तो अब ये इक्वेशन बन गया, ये एक्सप्रेशन नहीं रहा। एक्सप्रेशन में क्या होता है, इज इक्वल टू नहीं होता, जबकि इक्वेशन में क्या होता है, इज इक्वल टू आ जाता है। इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 कोई भी चीज़ हो सकती है, तो ये इक्वेशन बन जाएगा। अब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और इक्वेशन इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीजर रूट थ्योरम, जिस पे क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। जैसे चैप्टर 2 में था डोमेन रेंज और दूसरा था मॉडिफिकेशन ऑफ कर्व्स, वैसे ही चैप्टर 3 में इंटीजर रूट थ्योरम एक फिक्स्ड टॉपिक है। ठीक है, इससे भी आना ही आना है। इंटीजर रूट थ्योरम का स्टेटमेंट पहले समझ लो। स्टेटमेंट, let fx is equal to an xn an minus 1 xn minus 1 से लेकर के a1x plus a naught b general polynomial of nth डिग्री। अब ध्यान से सुनना, इनके कोफिशिएंट्स an माइनस वन a1 a0 ये सब कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। अगर ये सारे कोफिशिएंट्स इंटीजर आपको पता है ना, जिसमें कोई रेशियो वगैरह नहीं होता, कोई अंडर रूट नहीं होता। इंटीजर मतलब सिंपली +1 -1 +2 -2 +3 -3 लाइक दिस वे। तो लिखेंगे इफ ऑल कोफिशिएंट्स, सारे के सारे कोफिशिएंट्स आर इंटीजर, then integral roots may be there and are factors of last constant term, last constant term that is a naught। जो भी विदाउट एक्स होगा उसी के फैक्टर्स जो होंगे वही रूट्स हो सकते हैं। कौन से? इंटीग्रल रूट्स। कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन देखें आप लोग। -x³ + 4x² - x इज इक्वल टू 6, इसके रूट्स ढूंढने हैं बच्चे हमें। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल में क्या करेंगे कि सारी चीज़ों को एक साइड रखेंगे। तो -x³ + 4x² - x - 6 इज इक्वल टू 0। नाउ टेल मी कि इसके सारे कोफिशिएंट्स क्या है? -1 4 -1 -6 सब क्या है? इंटीजर है। तो लिखेंगे सिंस all coefficients are now see, since all coefficients are integers, so देखो इंटीजर रूट थ्योरम हमें प्रूव नहीं करना, कहीं भी प्रूव नहीं करना है, उसका सिर्फ एप्लीकेशन है। एमएमई में ऐसे बहुत सारे थ्योरम जगह जगह पे आएंगे, सबका सिर्फ एप्लीकेशन है। थोड़ा बहुत एमएमई 2 में जो है उनके प्रूफ हमें करने पड़ेंगे, एमएमई 1 में तो कुछ नहीं करना। Since all coefficients are integer, so by integer root theorem, इनमेंशन तो करना पड़ेगा नाम, integer root theorem, integral roots may be factors of -6, क्योंकि -6 इज द लास्ट कांस्टेंट टर्म, जिसमें कोई भी x नहीं है। अब बताना जरा -6 के क्या क्या होंगे? डेट इज +1 -1 +2 -2 +3 -3। अब 4 लेने की जरूरत नहीं है, हिट एंड ट्राई लगाते थे ना हम लोग जूनियर क्लास में, तो 4 लेने की जरूरत नहीं है, 5 लेने की जरूरत नहीं है, सीधा 6 पे जंप कर जाएंगे। यही बस फायदा हुआ इंटीजर रूट थ्योरम का। अभी आपको ज़्यादा फायदा नहीं दिख रहा होगा 6 में,
लेकिन बड़े बड़े नंबर में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है इंटीजर रूट ढूंढते वक्त। तो अब बताएं जरा बच्चे, एफ ऑफ 1 निकालेंगे, इसी में एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो -1 + 4 -1 -6 नॉट इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 1 इज नॉट द रूट। रूट का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जिस पे फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो। अब f ऑफ -1, -1 करोगे तो माइनस का +1 बन जाएगा, फिर +4 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो इसमें रूट मिल गया। अब सर्च करेंगे 2 पे। क्यों सर्च करते चले जा रहे हैं? बिकॉज इट इज क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने रूट होंगे इसके? 3 रूट्स तो होंगे ही होंगे। अभी तो एक ही मिला है तो 2 का और सर्च जारी है। F2 निकालते हैं। 2 2 जा 4 2 जा 8 -8, 2 2 जा 4 4 4 जा 16, -2 -6, 8 2 10, ये भी मिल गया रूट। बहुत बढ़िया। अब आप लोग मुझे जवाब दो, अगर 2 रियल रूट मिल गए तो तीसरा भी क्या होगा? रियल ही होगा। इमेजिनरी होने का तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि 3 ही रूट है, 3 में से जब 2 क्लियर हो चुका है, रियल है, तो तीसरा इमेजिनरी कहाँ से होगा? उसका तो पेयर मिलेगा ही नहीं। तीसरा भी रियल ही होगा। तो अब जरा चेक करो F3। F3 निकालेंगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 4 जा 36, -3 -6। देखो तो ये तीनों मिला करके -36 और +36, ये भी आ गया 0। तीनों रूट मिल गए। अब आगे हमें -3 6 और -6 पे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो x इज इक्वल टू -1 2 3 आर इंटीग्रल रूट्स, आर इंटीग्रल रूट्स। क्लियर बच्चे? ये तीनों क्या हो गए? इंटीग्रल रूट्स हो गए। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि आप लोगों को करना है, जरा ट्राई करना। x³ -2x² + x -2 इज इक्वल टू 0। इसको ट्राई करो। आ रहा है ना सबको समझ में? कोफिशिएंट्स को आपको चेक करना है। वैसे यहाँ पर कोफिशिएंट्स आप चेक कर सकते हो। 1 है, -2 है, 1 है, -2 है, ऑल आर इंटीजर। तो हम इंटीजर रूट थ्योरम लगा सकते हैं, और इंटीजर रूट थ्योरम लगा करके 2 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? +1 -1 +2 -2। जरा चेक करो तो किस पे रूट मिल रहा है। सबने निकाल लिया रूट्स? क्या क्या है रूट्स आपके? कितने रूट आए? 2 आया। और भी कोई आया? अच्छा, 2 इमेजिनरी रूट्स आए। ठीक है, जिन बच्चों का नहीं हुआ वो लोग यहाँ पे देखना। ये तो आप लैंग्वेज लिख दोगे। यहाँ पे 1 है, -2 1 -2 ऑल आर इंटीजर, सो वी कैन अप्लाई इंटीजर रूट थ्योरम। बाय इंटीजर रूट थ्योरम -2 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? +1 -1 +2 -2। जरा आप F1 डाल करके देखो तो 1 -2 +1 -2 हो रहा है 0? नहीं, -2 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। -1 डालेंगे, -1 -2 -1 -2 नॉट इक्वल टू 0। F ऑफ 2 डालेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, -8, ये तो 0 आ गया, रूट मिल गया। अब F ऑफ -2, -8, 2 जा 4 2 जा -8, -2 नॉट इक्वल टू 0। एक ही रूट मिला। तो हेयर x इज इक्वल टू 2 इज द ओनली इंटीग्रल रूट। ये इंटीजर रूट थ्योरम ना इंटीग्रल रूट के बारे में बताता है, यानी जिसका पता नहीं लग पाया वो कैसे इंटीजर होंगे, कैसे रूट होंगे? नॉन इंटीग्रल। आपने इमेजिनरी गलत बोला। आप ऐसे पहले बच्चे नहीं हो, हर बच्चे जितने भी साल मैंने पढ़ा है सब यही जवाब देते हैं। सो अदर 2 रूट्स आर नॉन इंटीग्रल, मतलब √2 हो सकते हैं, या 3/2 या 5/7, ऐसे भी रूट्स हो सकते हैं। वो तो इमेजिनरी नहीं है, लेकिन लेकिन इंटीजर रूट थ्योरम उनको डिटेक्ट नहीं कर पाता। अदर रूट्स आर नॉन इंटीग्रल। समझ में आ गई बात बच्चे? कब बोलना है नॉन इंटीग्रल और कब बोलना है इमेजिनरी? ये तो हमारा हो गया। फिर से रिपीट कर दें। इंटीजर रूट थ्योरम सिर्फ इंटीग्रल रूट के बारे में ही बताता है, यानी जो भी हम लोग फैक्टर्स को चेक करते हैं एक्सप्रेशन में डाल करके, वेदर इट इज इक्वल टू 0 और नॉट,
वो हम बस यही ढूंढ रहे होते हैं कि कौन कौन से इंटीग्रल रूट्स हैं इसके पास। और जो नहीं मिल पाता तो उसके बारे में हम इमेजिनरी वर्ड नहीं यूज करते, उसके बारे में हम क्या वर्ड यूज करते हैं? नॉन इंटीग्रल रूट्स। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा केस होगा। चलो इसका रूट निकाल देते हैं, ठीक है, अभी पता लग जाएगा। हम लोगों ने किया भी हुआ है पहले 11th-12th में, हिट एंड ट्रायल मेथड आपने किया होगा। एक बार मुझे लिखने दो, एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस x माइनस 2। तो हेयर x इज इक्वल टू 2 इज द रूट, एक रूट मिल गया, बहुत बढ़िया। सो x माइनस 2 इज अ फैक्टर। ठीक है, अब आप डायरेक्टली भी कॉमन ले सकते हो इस दोनों में से, इस दोनों में से, या आप डिवाइड भी कर सकते हो। दोनों मेथड बता देते हैं। आप डायरेक्टली अगर कॉमन ले लोगे, -2x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक तो आ गया x इज इक्वल टू 2। तो जब 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया -1, x आ गया प्लस माइनस आयोटा। तो यहाँ तो बच्चे इमेजिनरी रूट्स आ गए, लेकिन हर जगह इमेजिनरी रूट्स नहीं आएगा, कुछ मतलब अंडर रूट में भी आ सकता है। अभी मुझे ऐसे एग्जाम्पल नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप ऐसे समझ लो ना, x इज इक्वल टू कुछ ऐसे आ जाता 5 प्लस रूट 3 प्लस माइनस। अगर ऐसे दो रूट आ जाते तो ये तो इमेजिनरी रूट्स नहीं है ना। या फिर x इज इक्वल टू कुछ ऐसा आ जाता 5/7 और 3/8। ऐसे रूट्स नहीं निकाले क्या बचपन में? बिल्कुल निकला हुआ है। ऐसे भी रूट्स आ सकते हैं, ये सब भी नॉन इंटीग्रल हो सकते हैं। आपने तो यहाँ पे एग्जैक्ट निकाल लिया। एक तरीका होता है, कभी कभी कॉमन हम लोग नहीं डिसाइड कर पाते, कॉमन डिसाइड नहीं कर पाते तो हम लोग डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से। एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस x माइनस 2 में डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस और प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। हो गया, फैक्टराइज कर दिया हमने। तो फैक्टराइज करने के लिए एक भी रूट निकल आए तो हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चे अब आपको बात आ गई समझ में? यहाँ पर इन ये इमेजिनरी रूट्स आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन में इमेजिनरी रूट्स ही आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, कोई क्वेश्चन हो सकता है हमें कभी मिल जाएगा जब इमेजिनरी रूट्स नहीं होंगे, रूट वगैरह होगा या फिर रेशियो में होगा, नॉन इंटीग्रल रूट्स भी हो सकते हैं। इसलिए हम लैंग्वेज में इमेजिनरी रूट्स नहीं लिखेंगे, नॉन इंटीग्रल रूट्स लिखेंगे। और अगर आपने ये निकाल करके दिखला दिया, शो कर दिया, तब तो आप लिख सकते हो कि हेयर इन दिस एग्जाम्पल वन रूट इज x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा आर टू अदर इमेजिनरी रूट्स। ऐसे लिख सकते हो। समझ में आई बात? अब चैप्टर 3 में बस कुछ ही क्वेश्चंस रह गए हैं, जैसे रिमाइंडर थ्योरम, पावर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब आधे घंटे का टॉपिक है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर 3 का हम लोग एक और क्लास लगा लेंगे, आज नहीं कर पाएंगे इसको। क्लास 3 चैप्टर 3 कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिमाइंडर थ्योरम करेंगे। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है। नेक्स्ट है पावर, क्या है? रिमाइंडर थ्योरम है। जैसे यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा जब एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता ना, यहाँ पे अगर कुछ बच जाता एक्सप्रेशन, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम है। और तीसरा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये 3 टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर चैप्टर 3 का हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा और फिर हम लोग असाइनमेंट स्टार्ट कर देंगे। अगर टाइम बचेगा तो असाइनमेंट पे भी चलेंगे और एक छोटा सा वीडियो असाइनमेंट का भी हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बच्चे इतना ही MME 1 में।
और MME 1 में इसके आगे के जो 3 टॉपिक्स हैं ये हम लोग करेंगे कल। कल हमारा चैप्टर 3 का कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो जाएगा और असाइनमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड अभी थोड़ी देर में बच्चे स्टैट्स की क्लास लगेगी 5-10 मिनट के ब्रेक के बाद, तो अभी आप लोगों को कहीं नहीं जाना। So that's all for today in MME. See you in the next class. Bye bye.